मित्रों शुभ अपराह्न। मैं अमरेश कुमार द्विवेदी अपने वादे के मुताबिक आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि मैंने सुबह आपसे बोला था कि विद्यालय से लौटने के बाद संस्कृत भाषा का जो आंसर की है कल वाली परीक्षा का, क्योंकि मुझे समय मिल नहीं पाया, एक बार फिर से बता दूं, इस नाते मैं कल डाल नहीं पाया और आज सुबह हिंदी भाषा का आंसर की डाल करके विश्लेषण करने के बाद 1 घंटे का विश्लेषण है, बहुत कंप्लीट विश्लेषण है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर के उसको देखिएगा, बहुत आत्मसंतुष्टि मिलेगी आपको। बहुत बेहतरीन विश्लेषण मैंने किया है। तो 1 घंटा उसी में लग गया, उसके बाद मैं विद्यालय चला गया, फिर वहाँ से आया तो जस्ट अभी संस्कृत भाषा है ना, संस्कृत भाषा की उत्तर कुंजी है ना, उत्तर कुंजी लेकर के उपस्थित हूँ, आंसर की लेकर के उपस्थित हूँ। और ध्यान रहे ये अपर का है, यानी कि 6 to 8 का है, 6 to 8 का है ना। और जो कल हुआ था, चूंकि कल 6 to 8 का ही परीक्षा हुआ था, यानी कि 2/7/2026 का है ये, है ना। कल दोनों मीटिंग्स में, फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग दोनों में सिर्फ जूनियर का ही पेपर हुआ था। आज प्राइमरी जूनियर दोनों का है, तो आज वाला भी मैं इसके बाद डालूंगा, लेकिन पहले कल वाले निपटा देते हैं। तो ये आंसर की संस्कृत का है और कल की परीक्षा का है और जूनियर स्तर का है। तो ज़रा देखें, बहुत बेहतरीन विश्लेषण के साथ मैं आपको आंसर की देने जा रहा हूँ। और वही वाला सीरीज, वही वाला बुकलेट मेरे पास है, J2U6 है ना, J2U6। आप में से यदि किसी का इसी सीरीज का बुकलेट होगा तो जिस क्रम में मैं आंसर करवाऊंगा या जिस क्रम में मैं प्रश्न पढ़ूंगा वो आपके हाथ में उसी क्रम में आपको दिखेगा। लेकिन अगर आपके पास J2U6 ये वाला कोड का बुकलेट नहीं होगा, किसी और कोड का बुकलेट होगा, तो क्वेश्चंस तो सारे वही रहेंगे, है ना, बस आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं हुआ। तो जब तक मैं प्रश्न लिखूंगा या जब तक मैं प्रश्न पढ़ूंगा तब तक आप अपने बुकलेट में देख लीजिएगा कि ये प्रश्न कहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। तो चलिए संस्कृत भाषा का मैं विश्लेषण करता हूँ। 61 से 90 तक का है ये संस्कृत, है ना, 61 से 90, 6 to 8 मतलब 68 से लेकर के 90 तक, यही संस्कृत का है। तो सबसे पहले देखिए 61 क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 61 है, पाठिका सभागारे लिखति, पाठिका सभागारे लिखति। बहुत बेहतरीन पेपर था दोनों का, हिंदी का भी संस्कृत का भी। तो पाठिका सभागारे लिखति पूछा है, वाक्य में सभागारे किस कारक का उदाहरण है। वाक्य में सभागारे, सभागारे है ना, किस कारक का उदाहरण है, किस कारक का उदाहरण है। अब आप देख लीजिएगा आपके बुकलेट में, अगर यही वाला सीरीज होगा तब तो 61 नंबर का प्रश्न होगा, और अगर ये वाला सीरीज नहीं कोई और सीरीज होगा तो 61 से 90 के बीच में ही किसी न किसी नंबर पे ये प्रश्न मिलेगा आपको, देख लीजिएगा। तो कुल मिला जुला करके पाठिका सभागारे लिखति, पाठिका माने पाठक माने पढ़ने वाला, पाठक माने पढ़ने वाला, पाठक का स्त्रीलिंग पाठिका, तो पाठिका माने पढ़ने वाली, तो पढ़ने वाली, सभागारे माने सभागार में, लिखत माने लिखती है ना, कोई छात्रा है वो सभागार में कुछ लिख रही है। तो पूछ रहा है कि सभागारे किस कारक का उदाहरण है, और एक ऑप्शन दिया है करणम यानी कि करण कारक, दूसरा ऑप्शन दिया है अधिकरणम यानी कि अधिकरण कारक, तीसरा ऑप्शन दिया है कर्म यानी कि कर्म कारक, और चौथा ऑप्शन दिया है कर्त्री यानी कि कर्ता कारक। तो आपको पता होगा कि किसी कार्य के होने का स्थान, किसी कार्य के होने का स्थान कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। किसी कार्य के होने का स्थान कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक। तो यहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है, लिखने का, लिखति माने लिखती है, तो लिखने का काम कर रही है, और लिखने का काम किस स्थान पे कर रही है, सभागार में, ठीक है। तो चूंकि ये सभागारे कार्य के होने का स्थान है और स्थान को अधिकरण कारक कहते हैं, इस नाते सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, अधिकरणम। अथवा दूसरे तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको रूप याद होगा राम का, किसका, राम का, अगर आपको राम का रूप याद होगा तो सप्तमी एक वचन में रामे बनता है,
है ना, या बालक का रूप याद होगा तो बालक का सप्तमी एक वचन में बालके बनता है। वैसे ही सभागार शब्द होता है तो सभागार, चूंकि ये भी अकारांत, ये भी अकारांत, ये भी अकारांत, तो जैसे इसका सप्तमी एक वचन, जैसे इसका सप्तमी एक वचन, वैसे ही इसका सप्तमी एक वचन सभागारे हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सभागारे शब्द में सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। और सप्तमी विभक्ति किस कारक में होता है? अधिकरण कारक में। आप इस, है ना, टेक्निक से भी कर सकते हैं, आपका उत्तर अधिकरणम हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अगर आपको कोई डाउट लगता है, चाहे मैंने जो हिंदी वाला वीडियो मैंने डाला हुआ है आंसर के का, अगर उसमें भी किसी प्रश्न में आपको डाउट है कि नहीं आपके हिसाब से या कहीं और के हिसाब से फलाना आंसर होना चाहिए, तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा। या संस्कृत में भी अगर आपको लगता है कि नहीं इस प्रश्न का मेरे हिसाब से या किसी और के हिसाब से ये विकल्प सही है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको फिर से आपको बढ़िया से समझाऊंगा। ठीक है, तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? अधिकरण कारक। सभागार में कौन सी विभक्ति है? अधिकरण कारक। अच्छा, ये फिर से बता दूं कि ये जो आप कर रहे हैं ये सेकेंड शिफ्ट का है। जैसे सुबह मैंने हिंदी का सेकेंड शिफ्ट करवाया था, ऐसे ये भी आपका सेकेंड शिफ्ट का है। ठीक है, यानी कि 2:30 से 5 के बीच जो परीक्षा हुआ था। दूसरा है शीघ्रम। 62 नंबर का प्रश्न है शीघ्रम। 62 नंबर का प्रश्न है शीघ्रम शब्द का विलोम। शीघ्रम शब्द का विलोम। तो शीघ्रम शब्द का विलोम चुनिए, ऐसा प्रश्न पूछा है। और ऑप्शन दिया है विस्तृतम। विस्तृतम। दूसरा ऑप्शन दिया है मध्यम। तीसरा ऑप्शन दिया है सरलम। और चौथा ऑप्शन दिया है मंदम। ठीक है, विलोम माने उल्टा होता है, आप जानते हैं। तो शीघ्रम माने शीघ्र, शीघ्र माने जल्दी होता है ना, जिसे इंग्लिश में सून बोलते हैं। तो जल्दी का विलोम क्या होगा? लेट। तो लेट की संस्कृत होती है मंदम। लेट की संस्कृत क्या होती है? मंदम। तो शीघ्रम शब्द का विलोम आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, मंदम। क्योंकि विस्तृतम माने तो विस्तार से, तो ये तो जल्दी का उल्टा हुआ नहीं भाई। जल्दी का उल्टा लेट होगा ना, जल्दी का उल्टा विस्तार थोड़ी होगा, तो ये तो होगा नहीं। और मध्यम होगा नहीं भाई, जल्दी का उल्टा मध्यम थोड़ी होता है। जल्दी का उल्टा सरल थोड़ी होता है। जल्दी का उल्टा लेट होता है, देर होता है ना, विलंब होता है। तो उसी को संस्कृत में क्या कहेंगे? मंदम। तो शीघ्रम शब्द का विलोम यदि आपने मंदम किया है तो आपका सही है, कुछ और किया है तो फिर गड़बड़ कर दिया आपने। ठीक, उम्मीद है आपने मंदम ही किया होगा। 63 नंबर का प्रश्न है तत धन जन। तत धन जन में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है ना, संधि पद पूछ रहा है। तो एक ऑप्शन, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। तत धन जन से क्या बनेगा ये पूछ रहा है, शॉर्ट में आपको बताते चल रहा हूं। तो एक ऑप्शन दिया है तजन, एक ऑप्शन दिया है तजन, एक ऑप्शन दिया है तदजन, और एक ऑप्शन दिया है तदजन। ऐसे तो अगर आपको यहाँ पे चूंकि व्यंजन संधि है, आपको ने बताया था कि अगर प्लस के पहले वाले वर्ण पर हलंत हो तो उसमें व्यंजन संधि होती है। प्लस के पहले वाला वर्ण ता पे हलंत है, इस नाते इसमें कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। अब अगर व्यंजन संधि का आपने नियम पढ़ा होगा, इधर देखिए, तत धन जन, ये संपूर्ण विश्लेषण के साथ मैं आपको आंसर की करवा रहा हूँ या आंसर की दे रहा हूँ। संपूर्ण विश्लेषण, बेहतरीन विश्लेषण। तो आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपका हर एक प्रश्न का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो तत धन जन, यहाँ देखिए ये कौन सा वर्ड है? कौन सा वर्ण है ये? त माने प्रथमाक्षर, प्रथमाक्षर है ना। और ये ज माने तृतीयाक्षर, च छ ज, च वर्ग का ये तीसरा अक्षर है ना, तो ये प्रथमाक्षर, ये तृतीयाक्षर है। यहां पर लगेगा जस्त्व संधि, है ना। झलाम जस झसी एक सूत्र है, झलाम जस झसी ये सूत्र है, और इसी सूत्र से यहाँ पर काम होगा। अब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, अपलोड करने में समस्या हो रही है, तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। बस इतना समझिए, झलाम जस झस सूत्र लगेगा तो ये जो प्रथमाक्षर है ये तृतीयाक्षर में बदल जाएगा, तो ये द हो जाएगा। ठीक है, जब त दम बदल जाएगा भाई, त यानी कि प्रथमाक्षर अपने ही वर्ग के तृतीयाक्षर में बदल जाता है। ठीक, तो त का तृतीयाक्षर क्या होगा? त, तो त दम बदल जाएगा तो त खत्म हो गया। अब बताइए, जब त खत्म हो गया तो यहाँ पे त और यहाँ पे जन। ठीक,
तदजनः यानी कि ये वाला बनना चाहिए, यानी कि सी वाला विकल्प सही होना चाहिए। कुछ लोगों ने सी वाला विकल्प सही किया भी होगा क्योंकि तदजनः वहां बन रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम संधि कार्य तब तक करते रहते हैं, नियम है ये, व्याकरण का नियम है कि हम संधि कार्य तब तक करते रहेंगे जब तक संधि का नियम लागू होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक स्टेप तक हमने संधि किया तो बस क्लोज हो गया, नहीं। अगर आपका यहाँ भी संधि का कंडीशन फॉलो हो रहा है, संधि का नियम यहाँ लग रहा है, संहिता में वर्ण है, ठीक है, तो संधि कार्य होगा। अब देखिए यहाँ पे ये द माने दंत्य वर्ण है ना, दंत्य वर्ण, दंत्य वर्ण है कि नहीं है भाई। त वर्ग को त थ द ध न, इनको दंत्य वर्ण कहते हैं। छोटा सा दंत्य वर्ण है ना, ल दंत्य वर्ण है, तो ये दंत्य वर्ण है। और ये जय कौन सा वर्ण है, तालव्य वर्ण है। कौन सा वर्ण है, तालव्य वर्ण है, ठीक है। तो एक नियम मैंने लिखवाया था, इस संधि का नाम है शुत्व संधि, याद होगा आपको, शुत्व संधि। और इस शुत्व संधि का जो सूत्र है स्तोषणाशु, स्तोषणाशु, जब आप इस नियम से, इस सूत्र से यहाँ पर कार्य करेंगे तो इस सूत्र में यही कहा गया है कि अगर दंत्य वर्ण का मेल तालव्य वर्ण से होता है तो दंत्य वर्ण तालव्य वर्ण में बदल जाता है। कैसे, स्थानानुसार। कैसे, स्थानानुसार, यानी कि जिस नंबर का दंत्य होगा उसी नंबर के तालव्य में बदल जाएगा। यानी कि ता होगा तो च में, था होगा तो छ में, दा होगा तो ज में, धा होगा तो झ में, न होगा तो य में बदल जाएगा, ठीक है। आप सब पढ़े होंगे। तो ये बताइए 3 नंबर का, चूंकि ये दंत वर्ण है, ये तालव्य वर्ण है, हमने कहा जब दंत का तालव्य से मिलन होगा तो कौन बदलेगा, दंत्य। पढ़ाया हूँ, सब पढ़ाया हूँ, वीडियो जाकर के आप देख लीजिएगा। हिंदी भी मेरे पढ़ाए हुए से सब फंसा है और संस्कृत भी पढ़ाए हुए से फंसा है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाके वीडियो देखेगा, सब मिलेगा आपको। तो जब दंत वर्ण का मेल तालव्य वर्ण से होता है तो कौन बदलता है, दंत्य। किस में बदलता है, तालव्य में। और कैसे, रैंक के अनुसार। तो दंत है, तालव्य है, तो कौन बदलेगा, दंत। और किसमें, तालव्य में। कैसे, रैंक के अनुसार। तो ता ये 3 नंबर का दंत है तो 3 नंबर के तालु में बदलेगा। तो 3 नंबर का तालु में पहला नंबर का तालु है च, दूसरे नंबर का तालु है छ, और तीसरे नंबर का तालु है ज, तो ये द बदल जाएगा ज में। अब जब द ज में बदल जाएगा तो ये द कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ त है और यहाँ जना है, अब इसको एक में लिख दीजिए। त इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और जना को हम ऐड कर देंगे तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या आया, तज्जना। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, डी वाला। मैं फिर से कह रहा हूं, तत् धन जना से क्या बनेगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। एक मिनट, ये नहीं, यहाँ तज्जना, ये जो बना है यहाँ लिखा है, यहाँ। अब देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जो लोग फंसे होंगे, जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले नहीं है उनके लिए तो सब सही है, सब एक समान है। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो तदजना और तज्जना में फंसे होंगे। कुछ लोग अभी भी, हो सकता है कुछ लोग आंसर की में भी यही वाला करवाए हों, क्योंकि भाई ये भी तो बन ही रहा है। लेकिन एक बात जान लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक संधि कार्य होना होगा, यानी कि जब तक वर्ण संहिता की स्थिति में होंगे तब तक संधि होगा। यहाँ संहिता की स्थिति में था तो ये बना, अब यहाँ भी ये संहिता की स्थिति में है, तब ये, अब ये संहिता की स्थिति में नहीं है तो अब सीधे ये तज्जना बन जाएगा। तो कुल मिला जुला कर तत् धन जना का संधि क्या बनेगा, शब्द क्या बनेगा, तज्जना, ये वाला बनेगा। देख लीजिएगा ध्यान से, और आयोग यही आंसर देगा, 101% कन्फर्म रहिएगा। ठीक बेटा, इसको चलिए, कोई डाउट होगा आपके हिसाब से कुछ और लगेगा तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उस पर विचार करूंगा और फिर से आपको समझाऊंगा। चलिए अगला है कूर्चिके, 64 नंबर का सवाल है। कूर्चिके, क्या, कूर्चिके, ये लिखा है कूर्चिके शब्द किस वचन का रूप है ना, किस वचन में है, कुल मिला जुला करके ये पूछ रहा है किस वचन में है, कूर्चिके शब्द किस वचन में है। और एक ऑप्शन दिया है अव्ययम, अव्ययम। एक विकल्प दिया है एक वचनम, एक वचनम। एक विकल्प दिया है द्विवचनम और एक विकल्प दिया है बहुवचनम। तो चूंकि सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, किस वचन में है, तो अव्यय तो कोई वचन होता नहीं है, तो अव्यय वाला ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया। भाई वचन तो 3 ही होते हैं ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो अव्ययम कौन सा वचन है भाई, तो खाली फंसाने के लिए दिया आपको, हटाइए उसको। अब एक वचन होगा या तो द्विवचन या तो बहुवचन, आपको पता करना है। तो आपको अगर मूल शब्द पता होगा, क्या मूल शब्द, तो आप आंसर कर ले जाएंगे। कूर्चिके का मूल शब्द क्या होता है, कूर्चिका। मूल शब्द क्या है, कूर्चिका।
जैसे कहीं रामे लिखा हुआ है तो रामे का मूल शब्द क्या है? राम, राम से रामे बना है ना। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है बालिके, कहीं लिखा हुआ बालिके, तो बालिके का मूल शब्द क्या है? बालिका। अगर आपको रूप याद होगा बालिका का तो बालिका, बालिके, बालिका, बालिका, बालिके, बालिका, 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 बालिका भी ऐसे रूप चलता है। तो मूल शब्द है कूर्चिका। कूर्चिका आकारांत है, स्त्रीलिंग। जैसे बालिका आकारांत स्त्रीलिंग है, वैसे कूर्चिका आकारांत स्त्रीलिंग है। तो इसका रूप किसकी तरह चलेगा? बालिका की तरह। तो बालिका का रूप बालिके किस वचन में है? अगर आपको रूप याद होगा बालिका का तो बालिका एक वचन, बालिके द्विवचन। ऐसे ही कूर्चिका एक वचन और कूर्चिके द्विवचन। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्विवचनम। अगर आपने द्विवचनम वाला विकल्प किया है तो आपका उत्तर सही है, अन्यथा फिर गलत हो जाएगा। तो कूर्चिके किस वचन में है भैया? द्विवचन में है। कंप्लीट एनालिसिस के साथ मैं आंसर बता रहा हूं, संपूर्ण विश्लेषण एकदम, जिसे कहते हैं पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम कर रहा हूं बिल्कुल प्रश्नों का। अगला है 65 नंबर का सवाल। देखिए लिखा हुआ है प्रकाशः शब्द का विलोम। अब ये तो बड़ा आसान है भाई। प्रकाशः शब्द का विलोम पूछा है, प्रकाशः शब्द का विलोम पूछा है। तो ऑप्शन देखिए दिया है अंधकारः, आपको उत्तर मिल गया होगा पहले ही, है ना, फिर भी मैं लिख देता हूं। मध्यम, है ना, विस्तृतम, और डी वाला सरलम। बताइए अब इसको जो बनाने वाला व्यक्ति रहा होगा बेहद आलसी टाइप का रहा होगा, क्योंकि यही जो विकल्प है, अगर अंधकार हटा दिया जाए, अंधकार शब्द को छोड़ दिया जाए तो मध्यम, विस्तृत, सरल, यही ऑप्शन आपको ऊपर मिल चुका है ना। पूछा था ना कि शीघ्रम शब्द का विलोम क्या होगा, तो शीघ्रम शब्द के विलोम में भी मध्यम दिया था, शीघ्रम शब्द के विलोम में भी सरलम दिया था, शीघ्रम शब्द के विलोम में भी विस्तृतम दिया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, बहुत आलसी जो बनाया होगा, बहुत आलसी टाइप का रहा होगा, सोचा होगा क्या नया शब्द दें, बस वही उठा के ऑप्शन में हम रख देते हैं। तो भाई ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो सही क्या हो जाएगा? अंधकार है। प्रकाश माने प्रकाश, लाइट, और अंधकार ये हो जाएगा प्रकाश अंधकार, एक दूसरे के विलोम है। क्लियर? बताइएगा किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताइएगा। 66 धेनु शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या है? धेनु शब्द का प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन क्या होगा? अब अगर आपको धेनु का रूप याद है तो कर लिए होंगे। धेनुषु दिया है, एक विकल्प दिया है धेनुवः, एक विकल्प दिया है धेनुभिः, और एक विकल्प दिया है धेनून, है ना। अब मैं याद करिए, जब मैं आपसे कहा था कि भैया कुछ रूप याद करने के लिए मैंने आपको बताया था, शब्द रूप जब मैंने बताया था तो कहा था कि राम का रूप याद कर लीजिएगा, हरि का रूप याद कर लीजिएगा, गुरु का रूप याद कर लीजिएगा, और भी 2-4 बताया था मैंने। तो गुरु का बताया था ना। अब आप सोच रहे होंगे गुरु का बताया तो गुरु का कहाँ आया? मैंने कहा था कि इनको याद, ये प्रतिनिधि शब्द है। अगर आपको गुरु का याद है तो गुरु चूंकि उकारांत है ना, तो जैसे और भी उकारांत होंगे उनका भी रूप गुरु की तरह चलेगा। जैसे धेनु शब्द है तो धेनु भी तो उकारांत है ना। तो अगर गुरु का आपने याद किया रहा होगा तो धेनु वाला इस प्रश्न का उत्तर कर लिया होगा। जैसे चलता है ना, ये देखिए गुरु, फिर गुरु, फिर गुरुवः, ऐसे रूप चलता है। तो धेनु का कैसे चलेगा? धेनु, धेनु, है ना, धेनवः। यही आपसे पूछा था कि धेनु शब्द का, यानी कि इसका प्रथमा बहुवचन, तो ये सब प्रथमा ही है, ये प्रथमा एक वचन है, ये प्रथमा द्विवचन है, ये प्रथमा बहुवचन है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? धेनुवः, है ना, धेनुवः उत्तर हो जाएगा। धेनु शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या हो जाएगा? धेनुवः। ये धेनु भी, ये तो तृतीया है। धेनुषु ये सप्तमी हो सकता है। ये धेनून, है ना, गुरु गुरु गुरुवा गुरुम गुरु गुरून, तो धेनु धेनु धेनुवा धेनुम धेनु धेनून, ये द्वितीया बहुवचन है। ये क्या है? द्वितीया बहुवचन। आपसे पूछ रहा है प्रथमा बहुवचन, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये तो धेनुवा उत्तर आपका, अगर आपने किया है तो सही है, कुछ और किया है तो गलत हो गया होगा आपका। चलिए अगला देखिए, उपविशति, आसान प्रश्न था सब। उपविशति सवाल पूछा है, उपविशति, है ना, शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग में उपसर्ग पूछ रहा है कि उपविशति में कौन सा उपसर्ग है।
अब एक ऑप्शन दिया है वी, एक ऑप्शन दिया है उप, एक ऑप्शन दिया है नी और एक ऑप्शन दिया है प्र। इतने तो आप समझदार होंगे ही कि उपविशत, उपविशति, उपविशत माने बैठना, ठीक है, बैठता है, उपविशत माने बैठता है। तो उपविशति शब्द में आपको कहीं प्र दिख रहा है? नहीं। उपविशति शब्द में कहीं आपको नी दिख रहा है? नहीं। तो इतने आप समझदार होंगे ही कि आपका ये वाला विकल्प, ये वाला विकल्प तो वैसे ही खत्म हो गया। अब आपको उपविशति में उप भी दिख रहा है और वी भी दिख रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, उपविशति में जो वी है वो विष है। विष ये धातु है, ये क्या है? विष धातु, ये धातु का चिन्ह है। जैसे हम गणित में करड़ी कहते हैं तो करड़ी टाइप का ये चिन्ह होता है धातु का। तो ये विष क्या है? धातु है। और विष धातु के पहले ये क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। और फिर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बन जाता है? उपविशति बन जाता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बन जाता है? उपविशति बन जाता है। उपविशति, उपविशतः, उपविशन्ति, उपविशसि, उपविशतः, उपविशत, उपविशामि, उपविशावः, उपविशामः, ऐसे लट लकार में रूप चलता है। तो कुल मिला जुला करके उपविशत में उपसर्ग क्या हो गया भैया? उप। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी। अगर आपने किया है तो आपको 1 नंबर मिल गया, नहीं कुछ और किया है तो गड़बड़ हो गया। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। फिर 68 नंबर का सवाल है, प्रधन विष। देखिए वही विष दिया है जो उपविशति में मैंने विष बताया था, धातु, वही विष दिया है यहाँ पे। तो प्रधन विष धातु में लेप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? लेप प्रत्यय। आप मेरा वीडियो जाकर के देखिएगा, मैंने लेप प्रत्यय पढ़ाया है, लेप प्रत्यय बताया है, लेप प्रत्यय समझाया है। आप उसमें देखिएगा कि लेप प्रत्यय से शब्द निर्माण कैसे होता है, पूरा डिटेल में मैंने बताया है। तो कह रहा है शब्द क्या बनेगा, ठीक है। तो अब बताइए, प्र रहेगा, वी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आधा सा ही तो है। और लेप में ये ल का लोप हो जाता है, प का लोप हो जाता है, बता चुके हैं। तो क्या बचेगा? यह। तो यह जोड़ देंगे तो क्या बन गया? प्रविश्य। प्र उपसर्ग में विष धातु, या ऐसे पूछा ना, प्रधन विष धातु में लेप प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? तो प्रविश्य बनेगा। अब देखिए आपका विकल्प क्या क्या दिया है? प्रविशति, तो प्रविशति बनेगा क्या? नहीं बनेगा। फिर दिया है प्रविश्य, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा, यही प्रविश्य। देखिए आपका प्रविश्य बना है, प्रविश्य सही हो जाएगा। प्रवेष्टुम दिया है, प्रवेष्टुम दिया है, तो प्रवेष्टुम है ना, तो बनेगा नहीं। फिर दिया है प्रविष्टम। कुल मिला जुला करके आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा प्रविश्य। देखिए मैं आपके सामने बनाया हूं, तो प्रविश ये रहेगा प्रविश, और लेप में ला और पै का लोप होकर के यह शेष बचता है, तो जो शेष बचता है वही ऐड हो जाएगा, तो प्रविश्य शब्द निर्मित हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट है तो बताइएगा। प्रविश्य माने बैठ करके होता है। उसके बाद देखिए राजमार्ग धन दीर्घ, बहुत बढ़िया सवाल था ये 69 है। राजमार्ग, राजमार्ग धन दीर्घ, बहुत बढ़िया सवाल था ये। में विसर्ग संधि के अनुसार, है ना, मैं यही पूछा था, विसर्ग संधि के अनुसार, विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? कौन सा रूप उचित है, यही सवाल पूछा है। ठीक, तो अब जरा देखिए विसर्ग संधि, चूंकि हमने कहा था प्लस के पहले अगर विसर्ग दिखे तो विसर्ग संधि, वही विसर्ग संधि के अनुसार पूछ रहा है। अब एक बात बताइए, ये आपने नियम पढ़ा होगा, ये आपने नियम पढ़ा होगा कि अ आए, है ना, या कोई सघोष आए। सघोष का मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ, कोई सघोष आए, तो ऐसे कंडीशन में ये आपका ऊ में बदल जाता है, फिर अ से ऊ मिल करके ये फाइनली क्या बन जाता है? ओ। ठीक, ये नियम आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ देखिए इसको जरा हम तोड़ के ऐसे लिख दे, राजमार्ग, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, ऐसे लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए दीर्घ है ना, तो ये अह है, देखिए अह है। इसके बाद द, द माने सघोष, सघोष में 3 4 5 आता है, 3 4 5 ये सब सघोष है, यार अलावा है, ये सब सघोष है, स्वर ये सब सघोष है। तो बताइए ये वाला कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है कि नहीं? अगर हो रहा है तो इससे क्या बन जाएगा? ओ। क्या बन जाएगा? ओ। तो ये दोनों हो गया कैंसिल। अब देखिए राज मा, अब ग से ओ मिल जाएगा तो गो, और ये रेफ ऊपर था रहेगा, और दीर्घ को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? राजमार्गो दीर्घ। क्या बन गया? राजमार्गो दीर्घ। अब देखिए आपका विकल्प दिखाते हैं आपको, आपका विकल्प क्या दिया है।
अगर आपने राजमार्गो दीर्घ वाला विकल्प टिक किया है तब तो आपको 1 नंबर मिल गया। अब कुछ और टिक कर दिए हैं भैया तब तो फिर समझिए गड़बड़ा है। ये देखिए आपका जो विकल्प दिया है, पहला विकल्प यही दिया है, पहला विकल्प यही दिया है, राजमार्गो दीर्घ, पहला विकल्प आपका यही दिया है। फिर राजमार्ग दीर्घ ऐसे दिया है, राजमार्ग दीर्घ, दूसरा विकल्प ये दिया है। तीसरा दिया है राजमार्गो, राजमार्गो और फिर दीर्घ को अलग कर दिया है, मतलब ए वाला सी वाला एक ही है, बस यहाँ पे दीर्घ ऐड हो गया, यहाँ पे दीर्घ अलग कर दिया है, ठीक। और चौथा विकल्प दिया है राजमार्ग दीर्घ। तो आप देखिए आपके सामने मैं बना करके दिखाया हूं, क्या बना, राजमार्गो दीर्घ। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला राजमार्गो दीर्घ। अगर आपने ये किया है तो सही है ना। ये कौन सी संधि है विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि में यहाँ पे कौन सी संधि है, उत्व संधि। कौन सी संधि, उत्व संधि। विसर्ग संधि का कौन सा संधि है यहाँ पे, भाई विसर्ग संधि में कई संधि है ना, उत्व है, सत्व है, रत्व है, लोभ है ना। तो कौन सी संधि है, उत्व संधि। और कौन सा सूत्र यहाँ पे राजमार्गो दीर्घ बनने में कौन सा सूत्र लगा है, यही अतो रो रप्लुता, नहीं ये नहीं लगा है, हसी च लगा है। कौन सा सूत्र लगा है, हसी च। कौन सा सूत्र लगा है, हसी च। अतो रो रप्लुता दप्लुते का जो पार्ट है, अतो रो रप्लुता दप्लुते का ये जुड़वा भाई है ना, ये दोनों सूत्र उत्व संधि के ही हैं, अतो रो रप्लुता दप्लुते और हसी च, ये दोनों सूत्र। फिलहाल इसमें कौन सा सूत्र लगा, हसी च। फिलहाल आपसे सूत्र पूछा नहीं था, है ना, ये तो मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसे। कुछ और आपको जानना है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर ये सब एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा हो, जो मैं विश्लेषण के साथ आपको उत्तर बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपको पसंद आ रहा हो, तो कृपया लाइक कर दिया कीजिए, थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए, ताकि और लोग भी इसको देख करके एनालिसिस कर सके अपने आप का। और कमेंट कर दिया कीजिए, अच्छा है, बेकार है, गंदा है, भद्दा है, जो भी आपको दिमाग में आता हो कमेंट कर दिया कीजिए। फिर देखिए वनात आगत, 70 नंबर का प्रश्न है, वनात आगत, वनात आगत ना, वनात माने वन से, पंचमी विभक्ति है, और आगता माने आया हुआ, तो वन से आया हुआ। हालांकि लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं अपने से बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या पूछा है, पूछा है कि वनात आगत के लिए कौन सा समस्त पद उचित है, के लिए समस्त पद पूछ रहा है। समस्त पद समझते हैं ना, समास के बाद बना हुआ शब्द, जैसे राज्य पुरुष से क्या बना, राजपुरुष। अब ये बना हुआ शब्द राजपुरुष समस्त पद हो गया, है ना। तो कह रहा है कौन सा समस्त पद उचित होगा। तो अब आपको दिया है वनागत, क्या दिया है, वनागत। फिर दूसरा विकल्प दिया है आगत वन, आगत वन। और फिर तीसरा विकल्प दिया है वनागतम, वनागतम। और चौथा विकल्प दिया है वनातागत। तो एक बात बताइए, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, वनागतम में अनुस्वार है, और चूंकि इसमें कहीं अनुस्वार दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो ये अनुस्वार वाला तो वैसे ही गलत हो गया। और आगत वन है, देखिए ये कहीं सही हो पाएगा नहीं, क्योंकि उत्तर पद को पहले कर दिया है, पूर्व पद को बाद में कर दिया है। ऐसा कहीं होता है क्या, नहीं होता है, तो ये तो खत्म हो गया। तो अब देखिए समस्त पद कैसे बनाते हैं, जैसे राज्य पुरुष है, तो राज्य पुरुष से आप क्या बनाते हैं, राजपुरुष बनाते हैं। क्या बनाते हैं, राजपुरुष। यानी कि जो राज्य षष्ठी विभक्ति का है और पुरुष प्रथमा विभक्ति का है, तो जो षष्ठी विभक्ति का है उसको आप मूल रूप में लिख दिए राजन, मूल रूप राजन होता है ना, तो राजन का न हटा दिया तो क्या बचा, राज। तो कुल मिला करके जो किसी विभक्ति में है उसको मूल रूप में लिखा जाता है, ठीक। और उत्तर पद ऐसे ही वनात है, तो वनात में मूल शब्द क्या है, वन। मूल शब्द क्या है वनात में, वन। मूल शब्द क्या है, वन। और आगत है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आगत, है ना। तो अब इन दोनों में दीर्घ संधि हो जाएगा, तो दीर्घ संधि हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वनागत। अब इसमें रूप चलेगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में, क्या बन जाएगा, वनागत। तो आपका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, ए वाला। वनात आगत के लिए उचित समस्त पद क्या होगा, वनागत, वन से आया हुआ, ठीक। चलिए ये फिर से कह रहा हूं, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दिया कीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग अपना मूल्यांकन कर सकें, उचित मूल्यांकन कर सकें। और कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, कुछ भद्दा कमेंट ही कर दीजिए अगर आपको नहीं अच्छा लगता हो भाई, लेकिन अगर अच्छा लगता हो तो पॉजिटिव कमेंट भी कर दिया कीजिए, है ना।
चलिए अगला है पत्राणि शाखात पतंती। जब मैं आपको पढ़ा रहा था, लिखा है पत्राणि शाखात पतंती। जब मैं आपको संस्कृत पढ़ा रहा था, वीडियो में जाके देख लीजिएगा, पहले लिख दो तब बताऊं। पूछा है इस वाक्य में वनात नहीं शाखात में कारक पूछ रहा है, शाखात में कारक पूछ रहा है ना। अब जब मैं आपको पढ़ा रहा था संस्कृत में कारक, तो आपसे कहा था कि भाई साहब वृक्षात पत्राणि पतंती, यह वाक्य यूपी टेट का फेवरेट वाक्य है। फिर से सुन लीजिए, वृक्षात पत्राणि पतंती, यह वाक्य यूपी टेट का संस्कृत भाषा का फेवरेट वाक्य है। ये हमेशा पूछा जाता है, वीडियो में जाके देख लीजिएगा, सेम टू सेम मैंने यही बात वहां पे बोला था। और देखिए फिर से वही बात, मतलब वही बात हो गई, वही प्रश्न आ गया। बस वृक्षात की जगह पे शाखात कर दिया है। भाई पत्राणि पतंती वही है, बस वृक्षात की जगह पे शाखात लिख दिया है। तो अगर मैंने आपको वहां पे बताया था कि वृक्षात पत्राणि पतंती ये अपादान कारक का वाक्य है, वृक्षात में अपादान कारक है, तो जैसे वृक्षात है वैसे शाखात है। भाई जैसे वृक्षात है वैसे ही तो शाखात है ना। यहाँ भी आत देखिए लास्ट में है, यहाँ भी आत है। तो अगर वृक्षात में आपको अपादान कारक बताया गया था, तो फिर शाखात में कौन सा कारक? अपादान कारक। ठीक है, तो अगर आपने अपादान कारक किया है तब तो ठीक है, नहीं किया है कुछ और किया तब तो गलत हो गया, है ना। इनका ऑप्शन क्या है? करड़म, इनका ऑप्शन है कर्तृ, फिर इनका ऑप्शन है अपादानम, और फिर इनका ऑप्शन है कर्म। तो कौन सा? पत्राणि माने पत्ते, शाखात माने शाखा से, तो शाखा से पत्ते, पतंत माने गिरते हैं, है ना। पत्ते शाखा से गिरते हैं, तो जिससे गिर रहे हैं माने जिससे अलग हो रहे हैं। भाई शाखा से पत्ते गिर रहे हैं ना, तो शाखा से गिर रहा है तो मतलब शाखा से अलग हो रहा है। अलग हो रहा है मतलब अपाय हो रहा है। अपाय हो रहा है किससे? शाखा से, तो शाखा ध्रुव हो गया, तो ध्रुव से ये अपाय हो रहा है। तो एक सूत्र है ध्रुवम अपाये पादानम, और ये किस कारक का सूत्र है? अपादान कारक का। तो इसमें कौन सा कारक हो गया भैया? अपादान कारक। ठीक, कोई डाउट? लाइक कर दिया कीजिए, आप लाइक नहीं करते। अगला है एतानी रूप का लिंग और वचन बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 है एतानी, एतानी ना का, पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लिंग और वचन। एतानी का लिंग और वचन बताइए। एतानी का लिंग और वचन। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपके हाथ में जो पेपर है वो पेपर इसी सीरीज का होगा, मतलब यही सेम टू सेम, तब तो फिर ये 72 नंबर का ही प्रश्न होगा, या जिस नंबर पे मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ उसी नंबर पे वो प्रश्न आपके सामने होगा। लेकिन अगर आपका ये सीरीज नहीं है, कोई और सीरीज है, तो 61 से 90 के बीच में ये सारे प्रश्न होंगे, बस आगे पीछे होंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को आप पॉज कर लिया कीजिए और प्रश्न देख लिया कीजिए, और जब प्रश्न मिल जाए तो फिर वीडियो को आप रिज्यूम कर दीजिए, फिर आप अपना देख लीजिए कैसे कैसे क्या किए हैं आप। तो एतानी का लिंग और वचन पूछ रहा है। तो एतानी में पहला ऑप्शन दिया है नपुंसक लिंग बहुवचन, नपुंसक लिंग बहुवचन, है ना। राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं ऐसे ही बस केवल लिख रहा हूं। पुल्लिंगम, है ना, नपुंसक लिंगम लिखा है संस्कृत में, और फिर लिखा पुल्लिंगम, पुल्लिंगम बहुवचनम, और फिर लिखा है नपुंसक लिंगम, नपुंसक लिंगम एक वचनम, और फिर लिखा है स्त्रीलिंगम बहुवचनम, स्त्रीलिंगम बहुवचनम, है ना। आपसे लिंग और वचन पूछ रहा है, तो पहले एतानी का आप लिंग पता करिए, है ना। अब आपको रूप अगर याद होगा, एसह एतौ एते, एसह एतौ एते, है ना, एसह एतौ एते, ऐसे रूप चलता है। ये एसह पुल्लिंग है, और फिर एसा एते एता, एसा एते एता, ये मैं केवल प्रथमा बता रहा हूं, है ना, सातों विभक्तियों में नहीं बता रहा हूं।
है ना। ऐसा, एतौ, एते, ये पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का है। ऐसा, एते, एताह, ये स्त्रीलिंग का प्रथमा है। और एतत, एते, एतानी, एतत, एते, एतानी, ये है नपुंसक लिंग का प्रथमा। ये पुल्लिंग का है ना, ये स्त्रीलिंग का है और ये नपुंसक लिंग का है ना। तो आपसे यही एतत, एते, एतानी, यही एतानी के बारे में पूछा है। तो एतानी बहुवचन में लिखा हुआ है ना, ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। तो एतानी का वचन पूछ रहा है, तो वचन कौन सा हो जाएगा? बहुवचन। तो एक वचन वाला विकल्प पहले ही गलत हो गया। और कहाँ एक वचन है? कहीं नहीं। बाकी यहाँ भी बहुवचन, यहाँ भी बहुवचन, यहाँ भी। और मैंने कहा ये एतत शब्द नपुंसक लिंग है, तो एते भी नपुंसक लिंग और एतानी भी नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग बहुवचन आपका ये वाला उत्तर हो जाएगा। तो एतानी का लिंग और वचन नपुंसक लिंग बहुवचन। अगर आपने किया है तो अपनी पीठ ठोक लीजिए अपनी। और कुछ और किए हैं तो भैया आप क्या किया जाए। कुछ और किए हैं तो अब उसके लिए क्या ही किया जाए। फिर लिखा क्रीडकैः धाव्यते 73, क्रीडकैः धाव्यते, क्रीडकैः धाव्यते, ये वाक्य है। और पूछ रहा वाच्य। अब आप जाकर के मेरा वीडियो देखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना मैं पढ़ाया हूँ उसी में से आपका हिंदी में भी आया है और उसी में से आपका संस्कृत में भी आया है। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं अपने बारे में ज़्यादा गौरव गाथा नहीं सुनाता हूँ। ये आप खुद एहसास कीजिए अगर आप वीडियो देखे होंगे तो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने बताया था कि अगर लास्ट में यते रहे, अच्छा इसमें पहले ऑप्शन दे देता हूँ, भाववाच्यम, फिर दिया है कर्तृवाच्यम, फिर दिया है लोटृवाच्यम और फिर दिया है कर्मवाच्यम। तो भैया अगर आप थोड़ा भी जानकार होंगे तो आपको पता होगा ये लोटृवाच्यम कोनो वाच्य नहीं होता है, ये तो फंसाने के लिए दिया है। अब आ जाइए जाके वीडियो मेरा देखिएगा। मैंने कहा था अगर किसी शब्द के लास्ट में यते शब्द है ना तो वो कर्तृवाच्य का वाक्य नहीं हो सकता। जाके देखिएगा वीडियो, मैंने सेम टू सेम ही बताया है। वो वाक्य या तो कर्मवाच्य का होगा या तो भाववाच्य का होगा। ठीक। अब कर्मवाच्य कब कहेंगे? जब यते वाले वाक्य में कर्म मौजूद हो। और अगर यते वाले वाक्य में कर्म मौजूद नहीं है तो फिर भाववाच्य। अब बताइए क्रीडकैः माने, क्रीडकैः माने खिलाड़ी, या है ना, क्रीडक, क्रीडक, क्रीडकैः माने खिलाड़ियों के द्वारा, धाव्यते माने दौड़ा जाता है। अब खिलाड़ियों के द्वारा दौड़ा जाता है, इस वाक्य में कर्म नहीं है, तो कर्म नहीं है तो फिर भाववाच्य हो गया। कहेंगे इतना हमको ना आए तो, अरे अगर इतना नहीं है तो इतना तो आपको बताया था मैंने कि अगर यते लास्ट में है तो वो वाक्य कर्तृवाच्य नहीं हो सकता। तो कर्तृवाच्य वाला ऑप्शन कैंसिल कर दीजिए, ये लोटृवाच्य कोई होता ही नहीं है। अब आपके पास भाववाच्य, कर्मवाच्य दो ही विकल्प है ना। मैंने कहा था अगर दो शब्दों का वाक्य होगा, दो शब्दों का, जैसे एक शब्द दो शब्द, तो दो शब्दों का वाक्य होगा तो भाववाच्य मार दीजिएगा। दो से ज्यादा शब्द होंगे तो आप कर्मवाच्य मार दीजिएगा। बताया कि नहीं बताया मैंने? जाके फिर से कह रहा हूँ वीडियो देखिएगा, सेम टू सेम बात ही बताया हूँ। तो अगर आप उतना पढ़े होंगे, मेरे ऊपर विश्वास किए होंगे, मेरे बोर्ड वोर्ड से, या फिर मेरे पास डिजिटल नहीं है तो फिर आप मुझको बहुत हल्के में नहीं लिए होंगे, मेरी पढ़ाई पे ध्यान दिए होंगे, है ना, मेरे कॉन्फिडेंस पे ध्यान दिए होंगे, तो निश्चित रूप से आप अच्छा करके आए होंगे। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। तो अगर भाववाच्य किए तो बहुत अच्छी बात है, वेल्डन। और अगर कोई और वाच्य कर दिए हैं तो गड़बड़ कर दिया आप। अगला है पश्यति रूप किस लकार से संबद्ध है? ये 74 नंबर का क्वेश्चन है। पश्यति, है ना, इसमें लकार पूछा है। क्या पूछा है? लकार। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर ती रहे, तह रहे, अंत रहे, है ना, सी रहे, ठह रहे, था रहे, मी रहे, वह रहे, मह रहे, तो ये प्रत्यय किस लकार के हैं भैया? लट लकार के, है ना। तो अब देखिए पश्यति में ती है कि नहीं है? ये ती है ना, तो कौन सा लकार हो गया? लट लकार। अब अगर आप पढ़े होंगे तो आप कर लिए होंगे। इनका ऑप्शन बता दें, लोट लकार, तो लोट लकार होगा नहीं क्योंकि अभी अभी आपको मैंने दिखाया। फिर इनका ऑप्शन है लंग लकार, तो लंग लकार होगा नहीं, आप देख लीजिए। फिर आपका दिया हुआ है लट लकार, तो ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी वाला। ये तीता, अंत, सी, था, मी, वा, मा, ये प्रत्यय हैं। अगर ये प्रत्यय किसी शब्द में है
तो वो शब्द लट लकार का होगा। तो ये प्रत्यय शब्द में है तो फिर ये शब्द किस लकार का हो गया भैया? लट लकार का। अगर आप लट लकार किए हैं तो बहुत सही, कुछ और किए हैं तो गड़बड़ कर दिए। ठीक, अब देखिए चित्रकार शब्द का तृतीया बहुवचन 75 नंबर का क्वेश्चन है। चित्रकार शब्द का तृतीया बहुवचन, तृतीया बहुवचन पूछ रहा है, तृतीया बहुवचन। अब आप बताइए चित्रकार शब्द किससे बना है? चित्रकार से बना है ना। अब चित्रकार शब्द क्या है? आकारांत है, आकारांत भाई। लास्ट में चित्रकार का जो चित्रकार में र का अ है यही तो अंत है भाई। चित्रकार का अंतिम वर्ण क्या है? अ। तो अगर इसका अंतिम वर्ण अ है तो ये आकारांत शब्द हो गया। और चित्रकार माने चित्र बनाने वाला पुल्लिंग है तो ये आकारांत पुल्लिंग है। अब अगर किसी आकारांत पुल्लिंग का रूप याद है तो जैसे उसका रूप रहेगा वैसे ही इसका भी रूप रहेगा। तो आकारांत पुल्लिंग मैंने आपको कहा था भैया राम का रूप याद कर लीजिए। तो अगर आपको राम का तृतीया बहुवचन पता है तो चित्रकार का भी तृतीया बहुवचन कर लेंगे। अब राम का देखिए प्रथमा में क्या चलता है? रामः, रामौ, रामाः। द्वितीयम क्या चलता है? रामम, रामौ, रामान। फिर तृतीयम क्या चलेगा? रामेण, रामाभ्याम, रामई। क्या चलता है? रामई। तृतीया बहुवचन में रामई। वैसे ही चित्रकार का तृतीया बहुवचन क्या हो जाएगा जी? चित्रकार का तृतीया बहुवचन हो जाएगा चित्रकारई। क्या हो जाएगा? चित्रकारई। जैसे रामई वैसे चित्रकारई। अब चित्रकारई दिया है, पहला ऑप्शन ही दिया है चित्रकारई, चित्रकारई। देखिए ये वाला आपका सही विकल्प हो जाएगा चित्रकारई, है ना। बी विकल्प दिया है चित्रकारान, चित्रकारान दिया है तो चित्रकारान तो होगा नहीं। फिर सी दिया चित्रकारस्य, ये तो षष्ठी है। चित्रकारस्य में कौन सी? षष्ठी है। और डी चित्रकारेषु, चित्रकारेषु में सप्तमी है ना। तो भैया ये षष्ठी है और ये चित्रकारेषु सप्तमी है ना। और ये जैसे रामान वैसे चित्रकारान ये द्वितीया है। तो आपका तृतीया बहुवचन पूछ रहा है तो चित्रकारे यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, 75 तक हो गया। अब थोड़ा सा और बचा है, मैं उसके लिए थोड़ा इंक डाल लूँ क्योंकि ये फीका चल रहा है, थोड़ा डल चल रहा है। तो बस 2 मिनट, 1 मिनट। चलिए अब आ जाइए 76 नंबर पे, 76। अब आ जाइए 76 पे, 76। 76 नंबर का प्रश्न है मिल धातु में त्वा प्रत्यय। मिल धातु है ना, ये म है। मिल धातु में त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? तो कह रहा है कि मिल धातु में त्वा प्रत्यय लगने से क्या बनेगा, है ना। पूरा वाक्य नहीं बोल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा पेपर में लिखा है मिल धातु में त्वा प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित है, ये पूछा है। कुल मिला जुला करके मिल धातु में त्वा प्रत्यय लगने से क्या बनेगा। ठीक, तो हमने क्या कहा था जब आपको हम पठ में त्वा जड़वाए थे, आप देखिएगा जाकर के वीडियो, तो मैंने कहा था कि जो धातु होगा उसके अंतिम अक्षर पर छोटी की मात्रा लगेगा तो पठ ही, उसके बाद यहाँ पे क्या का लोप होकर के त्वा शेष बचेगा, यही बताया था ना। तो पठित्वा बन जाएगा। तो ऐसे जैसे यहाँ पे किया ऐसे यहाँ भी कर देंगे। तो अंतिम अक्षर जो है उस पर हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो मिल ही हो जाएगा। और क्या का लोप हो जाएगा, त्वा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मिलित्वा। मिलित्वा माने मिल करके। तो ए ऑप्शन दिया है मिलती, तो मिलती बना ही नहीं है, क्या बना है? मिलित्वा। तो ए नहीं सही है। बी मिलितुम। अब मिलितुम में तो तुमुन प्रत्यय है ना, आपसे तुमुन प्रत्यय थोड़ी त्वा प्रत्यय पूछ रहा है। तो सी दिया मिलितः, मिलितः तो मिलितः बना नहीं है। और डी दिया मिलित्वा। यही सवाल पूछा था कि मिल धातु में त्वा प्रत्यय लगने से क्या बनेगा, तो ये मिलित्वा देखिए बना है। तो मिलित्वा सही विकल्प हो जाएगा। अगर आपने किया है तो ठीक है। मिलित्वा माने मिल करके।
अगला है प्रश्न नंबर 77 है। प्रश्न नंबर 77 है, विन्यास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? एक शब्द दिया है विन्यास ना, शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, विन्यास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है ये पूछ रहा है। तो एक ऑप्शन दिया है उप, एक ऑप्शन दिया है प्र, एक ऑप्शन दिया है वी और एक ऑप्शन दिया है नी। तो विन्यास शब्द में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, कहीं भी आपको उप नहीं दिख रहा है तो उप उपसर्ग नहीं है। विन्यास शब्द में कहीं भी आपको प्र नहीं दिख रहा है तो प्र उपसर्ग नहीं है। अब देखिए विन्यास शब्द में साफ साफ आपको क्या दिख रहा है? वी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वी। भाई उपसर्ग कहाँ होता है? शब्द में शुरुआत में होता है ना। शब्द में, किसी शब्द में शुरुआत में, स्टार्टिंग में, प्रारंभ में जो शब्दांश होता है उसे को उपसर्ग कहते हैं। तो ये शब्द है, इसके प्रारंभ में वी दिख रहा है तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? वी। तो विन्यास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का उत्तर क्या हो जाएगा? वी। लेकिन एक चीज और जरा आप ध्यान दीजिए, अगर हम विन्यास शब्द की बात करें, अगर हम विन्यास शब्द की बात करें तो विन्यास में अगर संधि पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? यण संधि है। कैसे पता? आपको बताया गया था कि अगर किसी शब्द में य रहे, चाहे व रहे, चाहे र रहे और चाहे ल रहे, और उनमें से कुछ भी रहे और उसके पहले कोई भी आधा अक्षर रहे, ठीक है, कोई भी आधा अक्षर रहे, तो उस शब्द में कौन सी संधि होती है? यण संधि। कौन सी संधि होती है? यण संधि। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इस शब्द में यह है, यह, और यह के पहले आधा अक्षर भी आपको दिख रहा है, यह के पहले आधा अक्षर दिख रहा है। तो अगर यह के पहले आधा अक्षर है तो कौन सी संधि? यण संधि। तो विन्यास में कौन सी संधि हुई? यण संधि। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वी धन नी धन आस होगा। ठीक है भाई, वी तो आपका उपसर्ग है, अब बचा न्यास है। जब न्यास का संधि विच्छेद करेंगे तो नी धन आस होगा, है ना। अब आप बताइए, आशा आपका मूल शब्द है। आशा क्या है? मूल शब्द। और मूल शब्द के पहले जुड़े हुए शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। तो आशा मूल शब्द के पहले क्या शब्दांश जुड़ा है? नी। और क्या जुड़ा है? वी। तो इसका मतलब नी भी क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। और वी भी क्या है? उपसर्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि विन्यासा शब्द में वी उपसर्ग भी है और नी उपसर्ग भी है। मतलब विन्यासा शब्द में दो उपसर्ग हैं और दोनों आपके विकल्प में दिया हुआ है, वी भी दिया है और नी भी दिया है। तो इसका मतलब ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए। तो अगर कोई अभ्यर्थी ने डी वाला ऑप्शन नी को टिक किया है कि विन्यासा शब्द में नी उपसर्ग है, तो उसका भी उत्तर सही माना जाना चाहिए, है ना। आपके सामने है, मैं कुछ हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ आपके सामने मैंने तोड़ के रख दिया है। अब आप खुद ही समझदार हैं कि भैया आशा अगर मूल शब्द है तो मूल शब्द के पहले जो जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो मूल शब्द के पहले नी भी जुड़ा है, मूल शब्द के पहले वी भी जुड़ा है, तो नी भी उपसर्ग हुआ, वी भी उपसर्ग हुआ। उपसर्ग है आपसे पूछ रहा है और दोनों दिया हुआ है, तो फिर दोनों उत्तर सही होना चाहिए। लेकिन मुझे पता है आयोग किसको मानेगा? वी को। आप ध्यान दीजिएगा, नी भी उत्तर सही है। बारंबार मैं कह रहा हूँ, नी उत्तर भी सही है। ठीक है, अब देखिए आयोग क्या करता है, इन दोनों में से कोई एक मानेगा। वैसे 99% मान के चलिए वी को ही मानेगा, क्योंकि विन्यास शब्द में साफ साफ आपको क्या दिख रहा है? वी दिख रहा है। तो जो दिख रहा है वही आपका आंसर मान लेगा वो। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, एनालिसिस अच्छा लग रहा हो, मैं जो विश्लेषण करवा रहा हूँ वो अच्छा लग रहा हो, तो लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, ताकि कुछ और लोगों का भी इस तरीके से आंसर की सही मिलान कर सके। और कमेंट कुछ कर दिया कीजिए, भाई अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, गलत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, कुछ कैसा आपके विचार में क्या है आप लिखा कीजिए थोड़ा सा। अब देखिए प्रश्न संख्या 78 से लेकर के 80 तक, प्रश्न संख्या 78 से लेकर के 80 तक गद्यांश दिया हुआ है। इसी गद्यांश को पढ़ करके, है ना, 78 से 80 की जो प्रश्न है, यानी कि 78 नंबर, 79 नंबर और 80 नंबर, ये जो 3 प्रश्न है वो इसी गद्यांश पर आधारित हैं। आप गद्यांश पढ़ें और उसको पढ़ करके उसी के आधार पर 78, 79 और 80 नंबर के प्रश्नों को हल करें। तो बहुत छोटा सा गद्यांश है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि यूपी टेट, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे अपर प्राइमरी हो, गद्यांश बहुत छोटा आता है। सी टेट की तरह बहुत लंबा चौड़ा गद्यांश नहीं आता है। ठीक है,
और देख सकते हैं आप, है ना, 3-4 पंक्तियों का ये गद्यांश है, बहुत छोटा बहुत आसान गद्यांश है। पढ़ देते हैं एक बार, आप देख लीजिएगा, आपके पास बुकलेट होगा तो आप देख लीजिएगा। विद्यालय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजिता आसीत्, मतलब विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। छात्राः स्वनिर्मितानि उपकरणानि प्रदर्शयन्ति स्म, छात्रों ने स्वनिर्मित उपकरणों का प्रदर्शन किया, मतलब खुद से बनाए हुए उपकरणों का प्रदर्शन किया। केचन माने कुछ लोगों ने या कुछ छात्रों ने जल रक्षणस्य उपायान दर्शयन्ति स्म, कुछ छात्रों ने जल संरक्षण के उपायों को प्रदर्शित किया। अन्य ऊर्जा संरक्षणस्य महत्वं व्याख्यायन्ति स्म, अन्य छात्रों ने ऊर्जा संरक्षण के महत्व की व्याख्या प्रस्तुत की। दर्शकाः छात्राणां परिश्रमं दृष्ट्वा प्रशंसाम् अकुर्वन्, दर्शकों ने छात्रों के परिश्रम को देख करके उनकी प्रशंसा किए। ठीक है, अब 78 नंबर का सवाल है कि विद्यालय का आयोजिता आसीत्, मतलब विद्यालय में किसका आयोजन हुआ। वाद विवाद स्पर्धा, विज्ञान प्रदर्शनी, गीत सभा, क्रीड़ा स्पर्धा, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहली पंक्ति में ही लिखा हुआ है कि विज्ञान प्रदर्शनी आयोजिता आसीत्, तो विद्यालय का आयोजिता आसीत् विज्ञान प्रदर्शनी। तो 78 नंबर का जो प्रश्न है इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, विज्ञान प्रदर्शनी आयोजिता आसीत्। ठीक है, ये विज्ञान प्रदर्शनी उत्तर सही हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है 79 नंबर में, केचन छात्राः कस्य उपायान दर्शयन्ति स्म, कुछ छात्रों ने किसका उपाय दर्शाया। भ्रमणस्य माने भ्रमण का, कि निद्रायाः माने निद्रा का, कि जल रक्षणस्य माने जल रक्षण का, कि भोजनस्य माने भोजन का। तो आप देख रहे होंगे आपके तीसरे पंक्ति में लिखा हुआ केचन जल रक्षणस्य उपायान दर्शयन्ति स्म, तो केचन छात्राः कस्य उपायान दर्शयन्ति स्म, जल रक्षणस्य, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 79 नंबर का सी विकल्प सही हो जाएगा, जल रक्षणस्य। क्या हो जाएगा, जल रक्षणस्य। फिर 80 नंबर का सवाल है, छात्राः कानि प्रदर्शयन्ति स्म, छात्रों ने किसका प्रदर्शन किया। पुष्पाणि माने फूलों का, कि फलानि माने फलों का, कि वस्त्राणि माने वस्त्रों का, क्या स्वनिर्मितानि उपकरणानि, मतलब खुद से बनाए हुए उपकरणों का। तो आप देख पा रहे होंगे कि साफ साफ लिखा हुआ है दूसरी पंक्ति में कि छात्राः स्वनिर्मितानि उपकरणानि प्रदर्शयन्ति स्म, किसका प्रदर्शन किया, स्वनिर्मितानि उपकरणानि का। तो डी वाला विकल्प 80 का सही हो जाएगा, स्वनिर्मितानि उपकरणानि। ठीक है, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो ये था 78, 79, 80 जो गद्यांश से संबंधित प्रश्न थे। उम्मीद है आपका सही होगा, क्योंकि बहुत ही आसान गद्यांश है और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं ये प्रश्न भी बहुत आसान है। अब बात करते हैं गद्यांश से आगे बढ़ते हुए। सवाल नंबर है 81, सवाल नंबर है 81। यच्छति शब्द दिया हुआ है, यच्छति ना, पूछ रहा है यच्छति रूप किस लकार से संबद्ध है, रूप किस लकार से संबद्ध है। मतलब यच्छति शब्द में लकार पूछ रहा है ना, यच्छति शब्द में लकार पूछ रहा है। तो आपको मैंने बताया था ये ती तह हंति सि थह थ मि वह मह, ये सब क्या है, ये सब प्रत्यय हैं। आपको बताया गया है ये सब क्या है, ये सब प्रत्यय हैं। और ये सब प्रत्यय किस लकार के हैं, ये सब प्रत्यय लट लकार के हैं। मतलब अगर किसी शब्द के अंत में ती आए तो लट लकार, तह आए तो भी लट लकार, अंति आए तो भी लट लकार, किसी शब्द के अंत में सी आए तो भी लट लकार, थह आए तो भी लट लकार, था आए तो भी लट लकार, मी आए तो भी लट लकार, वह आए तो भी लट लकार, मह आए तो भी लट लकार। तो चूंकि इस शब्द के लास्ट में ती आया है, इसका मतलब ये कौन से लकार का हो जाएगा, लट लकार का। जैसे पठती आ जाए कौन सा लकार, लट लकार। गच्छति आ जाए कौन सा लकार, लट लकार, सब में ती है ना। नयति आ जाए किस लकार में है, लट लकार में है ना। धावती आ जाए किस लकार में है, जहां भी ती प्रत्यय दिखे समझिए लट लकार। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लट लकार। यही पूछा था यच्छति में कौन सा लकार है, तो लोट लकार एक विकल्प में दिया है, एक विकल्प में दिया लंग लकार, एक में लट लकार, एक में लृट लकार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये लट लकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 82, 82 नंबर का सवाल है। हस्तः शब्द का पर्यायवाची शब्द, हस्तः का पर्यायवाची। अब अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे
तो वीडियो में मैंने व्यवहारिक शब्दों की संस्कृत लिखवाया हुआ था, जिसमें अंगवाची शब्दों की संस्कृत भी लिखवाया था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। और मैंने वीडियो बताते समय, पढ़ाते समय आपसे कहा था कि देखिए किसी शब्द का बहुत ज़्यादा पर्यायवाची आपको नहीं रटना है, ठीक है ना। जैसे और मैंने देखा हुआ है कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं कि एक शब्द का 5-5 6-6 पर्यायवाची। अरे संस्कृत में इतना नहीं किया जाता है। संस्कृत में किसी शब्द का जो बहुत पॉपुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब ज़्यादा प्रचलन में है, ऐसे कुछ 1-2 शब्दों को आपको जान लेना है पर्यायवाची के रूप में, ठीक है। तो मैंने तब भी आपसे कहा था। और देखिए वहाँ पे मैं जाकर के आप देखिएगा, वहाँ पे मैं लिखवाया हुआ हूँ हस्तः का पर्यायवाची लिखवाया हूँ। आपको पता भी होगा, फिलहाल आसान है, ये तो अलग बात है कि आसान दे दिया, नहीं तो मैंने पहले ही कहा कि जितना लिखवाया हूँ उससे बाहर नहीं आएगा। तो हस्तः का देखिए पर्यायवाची पूछा है, तो एक दिया है परडम ना, एक विकल्प दिया है करह, एक विकल्प दिया है शिला, और एक विकल्प दिया है अग्नि। तो हस्तः का पर्यायवाची पूछ रहा है। अब चूंकि हस्तः माने क्या होता है, हाथ ना, तो पर्णम माने क्या होता है, पर्णम माने तो पत्ता होता है, तो ये तो होगा नहीं। शिला माने क्या होता है, शिला माने पत्थर होता है ना, तो ये भी नहीं होगा। अग्नि माने आप जानते हैं आग होता है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर आपका बचा क्या, करह। करह माने हाथ होता है, तो हस्तः का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, करह हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आसान प्रश्न था ये तो। खैर ये था 82 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट है 83 नंबर का सवाल है, धारा धारा पतति वाक्य में कौन सा अलंकार है। धारा धारा पतति ना में अलंकार पूछ रहा है, में अलंकार पूछ रहा है। तो एक ऑप्शन दिया हुआ है यमकम, यमकम, एक ऑप्शन दिया हुआ है उपमा, एक ऑप्शन दिया हुआ है अनुप्रासः, और एक ऑप्शन दिया हुआ है रूपकम ना। तो आप जानते होंगे कि भैया उपमा तब होता है जब सा रहे या सदृश रहे ना, या सम रहे, है ना, या सरिस रहे ना, इस तरीके से, या इव रहे, तब आपका वो उपमा अलंकार होता है। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे वाचक शब्द धारा धारा पतति में दिख नहीं रहा है इसमें से कोई, तो उपमा अलंकार होगा नहीं है। रूपकम तब होता है जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो, योजक चिन्ह, है ना, जैसे योजक चिन्ह ये है, तो अगर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है तब फिर कौन सा अलंकार होता है, वहां पे रूपकम ना। तो इसमें कहीं आपको योजक चिन्ह दिख नहीं रहा, तो रूपकम होगा नहीं। अब आपके पास दो ऑप्शन बचता है, यमकम और अनुप्रासः। तो यहाँ पे अनुप्रास कब होता, यमक कब होता है, जैसे कनक कनकते सौगुनी, आप हिंदी में पढ़े हैं ना, कनक कनकते सौगुनी, तो कनक कनकते सौगुनी कहेंगे तो हिंदी में, हाँ तो ऐसे ही संस्कृत में भी है। संस्कृत में यमक का कॉन्सेप्ट कुछ अलग थोड़ी है, जैसे वहाँ है ऐसे यहाँ भी है। तो कनक कनकते सौगुनी में आप यमक अलंकार क्यों मानते हैं, क्योंकि एक शब्द रिपीट हुआ है और अलग अलग अर्थों में रिपीट हुआ है। इस कनक का अर्थ है, एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो अगर एक शब्द अलग अलग अर्थों में रिपीट हुआ है तो वहां पे यमक अलंकार होता है। अगर कोई शब्द अलग अलग अर्थों में रिपीट हुआ है तो वहां यमक अलंकार। धारा धारा पतति, तो यमक वहां होता है जहां कोई शब्द अनेक अर्थों में या अलग अलग अर्थों में रिपीट हुआ हो, ठीक है। तो अब धारा और इस धारा का अलग अलग अर्थ नहीं है। अगर ऐसा होता धारा धारा पतति, कुछ ऐसा होता, हालांकि तो शब्द अलग हो जाता, तो यहाँ पे सही हो अनुप्रास अलंकार होना चाहिए। अनुप्रास इसलिए क्योंकि यहाँ पे ध वर्ण रिपीट हुआ है, र वर्ण रिपीट हुआ है, फिर ता वर्ण रिपीट हुआ है। और अगर कोई वर्ण की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति हुई है ना, यानी कि वर्ण का रिपीटिशन हुआ है ना, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस दृष्टि से अनुप्रास अलंकार आपका सही विकल्प होना चाहिए। चलिए इसको मिटाते हैं। कुछ डाउट हो, आपको कुछ और समझ में आ रहा हो, आपके अकॉर्डिंग कुछ और उत्तर लग रहा हो किसी प्रश्न का, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है 84 नंबर का क्वेश्चन। 84 में है पाक कर्ता, ऐसे लिखा हुआ पाक कर्ता, पाक कर्ता भोजनम पच्यते, भोजनम पच्यते। अब मेरा वाच्य वाला वीडियो जरूर देखिए, तब समझ में आएगा कि मैं जो कहता हूँ उसमें कितना दम रहता है।
मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मुझसे जुड़िए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत मतलब आपके बहुत काम आ सकता हूँ मैं, ठीक है। बोर्ड मेरा सादा जरूर है लेकिन पढ़ाई में दम है, तो आप बोर्ड पे मत ध्यान दीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना, तो शायद ज़्यादा उचित होगा। अब देखिए, पाक कर्ता भोजनम पच्यते, वाक्य में वाच्य पूछ रहा है कौन सा वाच्य है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। चलिए पहले ऑप्शन दे देते हैं इनका। एक लिखा है लोटवाच्यम, ठीक, एक लिखा है कर्मवाच्यम, एक लिखा है भाववाच्यम और एक लिखा है कर्तृवाच्यम। अभी थोड़ी देर पहले पीछे एक प्रश्न था ना वाच्य का एक प्रश्न था पीछे, तो उस प्रश्न को हल कराते समय मैं पूरा डिटेल में आपको समझाया था। ये क्रीडकई धाव्यते 73 नंबर का प्रश्न, तो वहां पे बताया था कि भाई लोट वाच्यम, ये लोट कोई वाच्य नहीं होता, ये सिर्फ फंसाने के लिए दिया। तीना वाच्य होता है कर्तृ कर्म भाव। और मैंने कहा था कि अगर शब्द के लास्ट में यते रहे तो वो कभी कर्तृवाच्य नहीं हो सकता, है ना, या तो कर्मवाच्य हो सकता है या तो भाववाच्य हो सकता है, लेकिन होगा दोनों में से कोई एक ही। तो मैंने कहा था अगर दो शब्द है तो भाववाच्य मारिएगा, तीन शब्द या दो से ज्यादा शब्द है तो कर्मवाच्य मारिएगा। तो चूंकि यते आया है इसका मतलब कर्तृवाच्य तो हो नहीं सकता, अब कर्म या भाव में से कोई एक होगा। तो चूंकि दो से ज्यादा शब्द है, एक दो तीन, तो आपका कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य, है ना। जैसे इसके पहले क्रीडकई धाव्यते में दो ही शब्द था तो वहां भाववाच्य मैंने बताया था। तो दो शब्द रहे यते वाले वाक्य में तो भाववाच्य, दो से ज्यादा शब्द रहे यते वाले तो फिर कर्मवाच्य। इसको सुन लीजिए, जिनका कल पेपर है उनके बड़े काम आएगा, क्या पता वाच्य से सवाल आपका वहां भी आ जाए तो फिर आपका आंसर हो जाए, ठीक है। इसको मिटाता हूं। चलिए फिर है 85 नंबर का क्वेश्चन है, स्वच्छम रसम। क्या है, स्वच्छम रसम पद में विशेषण पूछ रहा है ना, स्वच्छम रसम में विशेषण पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, स्वच्छम, फिर दिया है रसम, फिर दिया है रसे और फिर दिया है स्वच्छ है। तो आप बताइए भाई, स्वच्छम रसम में कहीं रसे दिख रहा है? नहीं, तो ये तो खाली फंसाने के लिए दिया है। स्वच्छम दिखा हुआ है, स्वच्छ है नहीं। भाई जो मतलब है वाक्य में उसी में से आपको विशेषण बताना है ना। तो वाक्य में स्वच्छम है, स्वच्छ नहीं ना है, तो ये स्वच्छ वाला विकल्प गलत हो गया। अब स्वच्छम रसम में से कोई एक होगा। और आप जानते हैं विशेषण और विशेष्य का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, कॉम्बिनेशन, विशेषण विशेष्य का कॉम्बिनेशन होता है। माने विशेषण पहले रहता है, विशेष्य बाद में रहता है। या अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए। स्वच्छम माने स्वच्छ और रसम माने रस, तो स्वच्छम रसम माने क्या हो गया, स्वच्छ रस। अब स्वच्छ रस में विशेषतावाची शब्द कौन सा है, स्वच्छम। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए वाला, स्वच्छम आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक। चलिए, आसान प्रश्न था ये तो। अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 86 ना। 86 में है वनम शब्द का पर्यायवाची, वनम शब्द का पर्यायवाची, वनम शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। अब ए ऑप्शन दिया हुआ है परडम। देखिए फिर से वही ऑप्शन, इसके पहले जो एक क्वेश्चन था ना उसमें वही जो ऑप्शन दिया था वही ऑप्शन फिर यहाँ भी दे दिया है। 82 नंबर का जो क्वेश्चन था हस्त का पर्यायवाची, तो पर्णम, कर, शिला और अग्नि वही रिपीट किया है, बस एक ऑप्शन बदल करके पर्णम दिया है, अग्नि दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, पेपर बनाने वाला बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहा, सोचा कि जो ऑप्शन है उसी से काम चला लेते हैं। अब बताइए शिला, बस एक जो इसका उत्तर होगा वही यहाँ पे डाल दिया है, बाकी सब वही कर दिया है। काननम, बाकी सब वही 82 नंबर का जो विकल्प वही किया है। अब भाई पर्णम माने मतलब पत्ता होता है, होगा नहीं भाई। वनम माने जंगल होता है ना, तो जंगल का पर्यायवाची तो पत्ता होगा नहीं, जंगल का पर्यायवाची आग होगा नहीं, जंगल का पर्यायवाची शिला माने पत्थर होगा नहीं, तो जंगल का पर्यायवाची क्या होगा, काननम, है ना। वनम माने भी जंगल और काननम माने भी जंगल, तो सही विकल्प आपका काननम हो जाएगा, ठीक है। आसान प्रश्न था, मिटाएं इसे। चलिए
बहुत सटीक विश्लेषण करवा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन विश्लेषण आपको लग रहा होगा। 87 नंबर का सवाल है, सदा सत्यम वद बालक, सदा सत्यम वद बालक, सदा सत्यम वद बालक, वाक्य में अव्यय पद पूछ रहा है, में अव्यय पूछ रहा है ना, पूछ रहा है वाक्य में अव्यय पद क्या है, माने अव्यय शब्द क्या है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है वद, बी ऑप्शन दिया हुआ है बालक, सी ऑप्शन दिया हुआ है सत्यम और डी ऑप्शन दिया हुआ है सदा। तो आपको पता होगा कि वद माने बोलो, है ना, सदा माने हमेशा, सत्यम माने सत्य, वद माने बोलो, बालक माने बालक, बालक हमेशा सत्य बोलो, ऐसा इसका अर्थ हुआ। तो वद माने बोलो, तो बोलो ये तो हो गया क्रिया ना, वद क्या हो गया भाई, क्रिया। आपसे क्रिया नहीं पूछ रहा, आपसे अव्यय पूछ रहा है, तो ये विकल्प गलत हो गया। बालक संज्ञा है, सबको पता है, तो ये विकल्प गलत हो गया क्योंकि आपसे अव्यय पूछ रहा है। सत्यम सत्य, झूठा है ना, सत्य झूठा है ना, ये सब क्या है, सब विशेषण है, तो ये सत्यम शब्द आपका विशेषण है, तो ये आपका विकल्प होगा नहीं। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सदा, सदा माने हमेशा, यही आपका अव्यय है ना। अव्यय किसे कहते हैं भाई, जिसका लिंग ना बदले, जिसका वचन ना बदले। भाई सदा का स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है, सदा का एक वचन बहुवचन नहीं होता है, तो जिसका लिंग वचन नहीं बदले, जिसका लिंग वचन हमेशा एक समान रहे या एक ही रहे, सदैव नियत रहे, उसी को हम अव्यय कहते हैं। तो आपका ये सदा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, देखिए हम आपको तरीका बता रहे हैं, आपको नहीं पता था कि क्या अव्यय है, लेकिन आपको इतना पता है कि वद क्रिया है, बालक संज्ञा है और सत्यम विशेषण है। जब 3 ऑप्शन नहीं होगा तो एक कटु बचेगा, आपका लाजमी है उसका सही होना। तो इस तरीके से अगर आपको गलत का चुनाव करने आ रहा है तो गलत का चुनाव करते करते आप सही विकल्प तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद देखिए 88 नंबर का सवाल है, 88, आश्रमस्य उपमार्गः, आश्रमस्य उपमार्गः ना, आश्रमस्य उपमार्गः के लिए समस्त पद पूछ रहा है, इसका समस्त पद पूछ रहा है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैं पूरी भाषा नहीं लिख रहा हूं, आप भाषा आपके उसमें है। तो विकल्प दिया हुआ है, ये 88 नंबर का सवाल है, विकल्प दिया हुआ है आश्रमस्य उपमार्गम, आश्रमस्य उपमार्गम, फिर विकल्प दूसरा दिया हुआ है उपमार्गोद्यानम, उपमार्गोद्यानम, फिर सी दिया हुआ है आश्रमोपमार्गम, आश्रमोपमार्गम, और फिर डी दिया हुआ है आश्रमोपमार्ग, आश्रमोपमार्ग। ठीक है, तो आप बताइए, यहां देखिए उपमार्गोद्यानम दिया हुआ है, भाई उद्यान कहीं आपको दिख रहा है क्या? समस्त पद क्या होता है, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया है ना, समस्त पद वो होता है समास के बाद बना हुआ शब्द, समास प्रक्रिया के बाद बना हुआ शब्द। जैसे राज्ञ पुरुष है, इसमें समास हुआ तो बना हुआ शब्द राजपुरुष है, यही समास है, सॉरी समस्त पद है। तो समस्त पद कैसे बनता है कि जो समास विग्रह में पद होते हैं उनकी विभक्तियों का लोप करके जो मूल रूप होता है उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे आश्रमस्य का मूल रूप क्या है, आश्रम, भाई आश्रमस्य शब्द किससे बना है, आश्रम से बना है ना। और उपमार्ग, तो उपमार्ग का मूल रूप क्या है, उपमार्ग ना। अब इसी को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कैसे, संधि करके। यहाँ पे कौन सी संधि होगी, गुण संधि, ऐसे ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, जब ओ हो जाएगा तो आश्रमो हो जाएगा, और पमार्ग को ऐड कर देंगे तो आश्रमोपमार्ग हो जाएगा ना। अब मैंने कहा जो शब्द बनता है उसको प्रथमा विभक्ति में लिखते हैं, तो प्रथमा विभक्ति माने हम विसर्ग लगाएंगे, तो आपका सही शब्द क्या बन गया, आश्रमोपमार्ग है। कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ आश्रमोपमार्गम दे दिया है, इस नाते गलत हो गया। यहाँ उद्यान, उद्यान की कहीं बातिये नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ आश्रमस्य में विभक्ति वही रख दिया है, जबकि विभक्ति का लोप होना चाहिए, है ना। जैसे आश्रमस्य षष्ठी विभक्ति का है, ये आश्रमस्य किस विभक्ति का शब्द है, षष्ठी विभक्ति। जैसे रामस्य षष्ठी है, बालकस्य षष्ठी है, वैसे आश्रमस्य षष्ठी है। तो षष्ठी का जब लोप करेंगे तो क्या बचेगा, आश्रम, तो वही आश्रम मैंने लिख दिया। फिर जो उपमार्ग का लोप करेंगे विसर्ग का, तो उपमार्ग बच जाएगा। अब आश्रम उपमार्ग को जोड़ेंगे तो संधि के द्वारा जुड़ेगा, अ और उ, मैं में जो अ है और उपमार्ग में जो उ है, ये दोनों मिलेगा तो ओ हो जाएगा। ओ की मात्रा मैं पे आएगा तो आश्रमो हो जाएगा,
अपमार्ग को ऐड करेंगे, आश्रमोपमार्ग विसर्ग लगाएंगे, आश्रमोपमार्ग। ठीक, अच्छा लग रहा है, सटीक विश्लेषण, अच्छा विश्लेषण, मजा आ रहा हो तो कृपया लाइक करके कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं ना। चलिए, बहुत देखिए बस समाप्त होने वाला है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, अत्र बालकः, लिखा हुआ है अत्र बालकः पुस्तकम पठति, अत्र बालकः पुस्तकम पठति, ये एक वाक्य दिया हुआ है ना। अब पूछ रहा है अव्यय पद कौन सा है, इसमें अव्यय पूछ रहा है। अभी इसके पहले एक सवाल अव्यय का आया था ना, वही सवाल यहाँ भी है, अव्यय पूछ रहा है कि इसमें अव्यय कौन सा है। ये देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है समझिएगा। ये एक वाक्य है, ये एक वाक्य है, अत्र बालकः पुस्तकम पठति, इस वाक्य में अव्यय पूछ रहा है। तो एक ऑप्शन दिया हुआ पठति, एक ऑप्शन दिया हुआ है बालकः, एक ऑप्शन दिया हुआ है अत्र, और एक ऑप्शन दिया हुआ पुस्तकम, है ना। अब इतना सबको पता है, पठति माने पढ़ता है, ये क्रिया है, तो ये सही होगा नहीं, क्योंकि आपसे अव्यय पूछ रहा है। क्रिया पूछता तो पठति हो जाता, लेकिन क्रिया नहीं पूछ रहा, अव्यय पूछ रहा, तो ये होगा नहीं। बालकः संज्ञा है, ये भी सबको पता है, तो ये आपका विकल्प सही होगा नहीं, क्योंकि आपसे अव्यय पूछ रहा है। पुस्तकम भी संज्ञा है, ये भी सबको पता है, तो ये विकल्प होगा नहीं। जब ए बी डी नहीं होगा तो फिर एक ही ऑप्शन बचा ना आपके पास, अत्र। सही विकल्प क्या हो जाएगा, अत्र। अत्र बालकः पुस्तकम पठति, यहाँ बालक पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, अत्र। ठीक है, अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो भैया आप क्या किया जाए, है ना। आप हमसे जुड़िए, यही किया जाए कि आप हमसे जुड़िए, आपका हम बेसिक से लेकर के और टॉप तक सारा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, बशर्ते समय दीजिएगा थोड़ा। ये नहीं कि आप 1 महीने या 10 दिन या 15 दिन के वीडियो में आप सोचेंगे कि सब कुछ, नहीं ऐसा नहीं होता। कम से कम 2-3 महीने का समय दीजिए, 2-3 महीने तक हमसे जुड़िए, है ना। और बस ये परीक्षा 4 तारीख को खत्म हो जाए यूपीटेट की, उसके बाद फिर हम ग्रामर का पोर्शन शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से, एकदम न्यू से लेकर के, शुरुआत से लेकर के एकदम टॉप तक लेकर के आपको चलेंगे। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका मैं कॉन्सेप्ट डेवलप कराऊंगा। फिर आप कोई भी परीक्षा देंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी हिंदी और संस्कृत भाषाओं में। 90 एंड लास्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषा का, स्पष्टम शब्द का विलोम क्या होगा। स्पष्टम ना शब्द का विलोम, स्पष्टम शब्द का विलोम पूछ रहा है, तो स्पष्टम का विलोम पूछ रहा है, विस्तृतम दिया हुआ है। वही विकल्प घुमा घुमा के दे रहे हैं, देख रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम आलसी टाइप के पेपर सेटर थे, है ना। अलग से विकल्प बनाने की जहमत नहीं उठाए, सोचे क्या जाए दिमाग लगाने, वही विकल्प, बस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सही उत्तर अपना जो है एक लिख दिए, बाकी 3 विकल्प जो बचा वही विकल्प सब में गोल गोल के दे रहे हैं। डी देखिए, अब ये विस्तृतम, सरलम और एक मध्यम होगा। अब बताइए यही विकल्प विस्तृतम, सरलम, मध्यम, कम से कम 3-4 प्रश्न में यही विकल्प आप देख चुके हैं। तो थोड़ा आलसी टाइप के पेपर सेटर रहे होंगे जो अलग से विकल्प बनाने की जहमत नहीं उठाना चाहे होंगे। तो भाई स्पष्ट माने होता है स्पष्ट, क्लियर जिसे बोलते हैं, तो अस्पष्ट का विलोम माने उल्टा, तो अस्पष्ट का विलोम विस्तृत होगा नहीं, अस्पष्ट का विलोम सरल होगा नहीं, अस्पष्ट का विलोम मध्यम होगा नहीं, अस्पष्ट का विलोम क्या होगा, अस्पष्ट। ठीक, ये विस्तृत तो संक्षेप का होगा, अगर संक्षेप का विलोम पूछता तब विस्तृत हो जाता, अगर कठिन का विलोम पूछता तो सरल हो जाता, अगर है ना उत्तम का पूछता तो शायद वहां अधम होता, मध्यम तो कहीं नहीं होगा। तो फिर आपका एक विकल्प बचा यहाँ पे अस्पष्टम। तो मित्रों ये रहा दिनांक 2/7/2026 दिन बृहस्पतिवार को सेकेंड शिफ्ट में आयोजित उच्च प्राथमिक स्तर की संस्कृत भाषा की आंसर की सटीक विश्लेषण के साथ, बेहतरीन विश्लेषण के साथ आपको मज़ा आया होगा, उम्मीद करता हूँ। और अगर मज़ा आया है तो फिर से जाते जो आते एक बार आपसे कह दूं कि भैया लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, शेयर कर दिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो जा पाए। मित्रों अब इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें अगर कोई अंग्रेजी का अभ्यर्थी है ना, कोई इंग्लिश का अभ्यर्थी है, तो उसके लिए मैं इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज है, क्योंकि आप देखिए मेरे यूट्यूब पे हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषा संगम, मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा पाऊँ, है ना। अब इधर चूंकि परीक्षा है नहीं तो इधर जो है मैं हिंदी इंग्लिश संस्कृत सबका एक एक वीडियो ग्रामर शुरू से लेकर के टॉप तक आपको लेके चलूँगा।
तो अगली जो वीडियो मेरी आएगी वो अभी कुछ ही देर में, उसमें मैं अंग्रेजी भाषा का उत्तर कुंजी आपको लेकर के प्रस्तुत होऊंगा, कल वाली का। जब कल वाला पूरा हो जाएगा तब फिर मैं आज यानी कि 3 तारीख को जो परीक्षा संपन्न हुई है उसका मैं आपको आंसर के लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।